ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। जिन बच्चों ने देर से ज्वाइन किया है ना, उनको एक्स्ट्रा क्लास लेके हम लोग कवर करा रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लोग 6 से लेकर के 12 तक की क्लासेस चला रहे हैं और तीनों स्ट्रीम भी चलती है, मैथ, साइंस है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी, सारी क्लासेस चलती हैं, है ना। और जब आप बैच को ज्वाइन करते हैं यहाँ पे तो 3 दिन का हम लोग ट्रायल क्लास देते हैं। 3 दिन आप क्लास अटेंड करके देख लीजिए और उसके बाद फिर तब आगे आप फीस और रजिस्ट्रेशन वगैरह डिपॉजिट करिएगा। चलिए, हम लोग आ गए थे। ये क्लास 10th आईसीसी की केमिस्ट्री की क्लास चल रही है और हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर पे हैं और केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर ये 3 है। हम लोग आ गए थे कोवेलेंट बॉन्ड पे। कोवेलेंट बॉन्ड तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया था और ये कहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद हम लोगों ने कोवेलेंट को अब फर्दर हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं पोलर एंड नॉन पोलर में। तो ये हम लोगों ने कहा, जैसे 4 एलिमेंट हम लोगों ने कहा कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। जब भी हाइड्रोजन इन चारों में से किसी के साथ अटैच होगा, तो जैसे हमने फ्लोरीन से अटैच किया तो क्या बना, HF बन गया। ऑक्सीजन के साथ में बोलिए वाटर हमने बना दिया। देखिए, इसको कोई पहचानेगा क्या? ROH, इसको अल्कोहल कहते हैं, नाम सुना होगा अल्कोहल, ठीक है। अभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 12, तो वहां पर ये फॉर्मूला आएगा। यहां भी तो देखिए, हाइड्रोजन किससे, ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये बॉन्ड पोलर रहेगा, ये भी पोलर रहेगा। फिर देखिए, हाइड्रोजन को मैंने नाइट्रोजन से अटैच किया तो NH3 बन गया। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात न करिए प्लीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंपाउंड आएगा RNH2, इसको अमाइंस कहते हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तब आएगा, अमाइंस कहते हैं। यहां भी देखिए, हाइड्रोजन किससे, नाइट्रोजन से अटैच हो गया। फिर अगर हम लोग ये करते हैं क्लोरीन से अटैच कर दिया तो ये क्या बन गया, HCl बन गया। इसमें से कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए, कोई भी कंपाउंड, सिंपल अगर हमने HCl को ले लिया तो देखिए बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जहां पे रहता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। वो ऑर्बिटल क्या होता है, एक पैकेट की तरह से, उसके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन बंद रहते हैं। तो जैसे बुक में तो ऐसे दिया हुआ है H, और इसको बुक में क्या लिखा गया, इसको ना, इसको क्या लिखा, हाँ, सिंगल लाइन, सिंगल कोवेलेंट तो है ही है, लेकिन जब शुरू उन्होंने कहा कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोवेलेंट को, तो उन्होंने कहा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, फिर डबल लाइन, ट्रिपल लाइन। ये हमारे हिसाब से गलत था, मतलब उतना अप्रोप्रिएट नहीं था। कोवेलेंट बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड इज नॉट अ लाइन, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इट इज नॉट अ केमिकल लाइन, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, ये लाइन क्या है, ये तो एक ऑर्बिटल होता है, ये कहना चाह रहे हैं। इट इज अ ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक पैकेट की तरह होता है, ऐसे पैकेट। हाँ, फिर से बोलिए बेटा। हाँ, ये ऐसे करते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो ऐसे हमने शो किया। फिर और इंटरेस्टिंग है, ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो एक को ऊपर शो किया, ये क्लॉकवाइज मूव करता है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो जैसे HCl लिखना तो हमने ऐसे बनाया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे किया हमने। लेकिन जब बॉन्ड बन जाता है तो बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं। लेकिन देखिए, रहेगा ऑर्बिटल के अंदर ही, अभी बॉन्ड टूटा नहीं है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां आ जाता है, इसलिए इस पे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। कैसे, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरह का होता है, पोलर कोवेलेंट एंड नॉन पोलर कोवेलेंट। अब पोलर कोवेलेंट की कंडीशन क्या आ गई, जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाए। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें, जिसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, जैसे ये सारे कंपाउंड हमने लिखे थे, तो ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। और अगर दोनों एलिमेंट सेम हो जाएं तो
हाँ नॉन पोलर, हमने ये कर दिया Cl Cl, क्या है ये क्लोरीन। दोनों एटम अगर सेम हो गए तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना, 0 हो गया, ये नॉन पोलर हो जाएगा। H2 N2 O2 F2 ये सारे नॉन पोलर। तो अब दे रहे बुक उठाइए, देखिए क्या कह रहे हैं ये। इन्होंने कहा कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर when shared pair of electrons are equally distributed between two atoms। सही है, दोनों में जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। नो चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस, अब कोई चार्ज नहीं लगाएंगे आप, नो चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस, द मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और HCl पे चार्ज रहेगा कि नहीं, HCl पे चार्ज रहेगा, वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है। फिर ये कह रहे हैं कि इफ द टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स आर आइडेंटिकल, दोनों अगर सेम एटम है आइडेंटिकल, तब क्या होगा, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कंबाइनिंग एटम्स, दैट इज द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज equally attracted by nuclei of the two type of charges, such molecules are called non-polar। ये non-polar हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए वही होगा जो भी किया था, H2 है, Cl2 है, O2 are perfectly non-polar। फिर आगे क्या कह रहे हैं देखिए, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन डिसिमिलर एटम्स कैन बी non-polar if their electronegativity difference is little and their structure permits the shared pair of electrons to attract equally the linked atoms and thus the molecule becomes symmetrical। फिर आगे देखिए क्या इंफॉर्मेशन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, कोई रिकॉल करेगा? कार्बन 2.5, कार्बन इज 2.5। और इसको क्या कहा जाए, 2.5 कैसी वैल्यू होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हाईएस्ट वैल्यू कोई हमको बताए पहले, हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है? हाँ बहुत अच्छा, 4.0 होती है हाईएस्ट वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। 4.0 किसकी? फ्लोरीन की होती है। फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5, नाइट्रोजन इज 3.0, 3.0 नाइट्रोजन की है 3.0, 3.0 या खाली 3 कह सकते हैं। और क्लोरीन की कितनी? ये भी 3.0। लेकिन हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ये कहा था कि ऑल्दो नाइट्रोजन एंड क्लोरीन बोथ हैव गॉट द सेम मैग्नीट्यूड, बट बोलिए नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लास्ट टाइम पे ये बात हुआ था कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है नाइट्रोजन क्लोरीन का, बट विच वन? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसे? हाँ, कितनी है नाइट्रोजन के पास? 2 शेल है। कैसे पता लगा? क्योंकि बहुत अच्छा, क्योंकि सेकेंड पीरियड का है। जो एलिमेंट जिस पीरियड का होगा उसके पास उतनी क्या होती? शेल होती है। क्लोरीन के पास कितना और क्यों? थर्ड पीरियड। बहुत अच्छा। क्लोरीन कैसे पता लगा? तो कॉन्फ़िगरेशन हमको कुशाक बताइए क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है क्लोरीन का। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप, घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बेटा। क्लोरीन तो बहुत आसान है ना, मैंने पूछा। क्लोरीन 17 होता है ना, 17, क्लोरीन 17। तो 17 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे आएगा? 2। हाँ बस हो गया, 287 हो गया। तो लास्ट में कितना गया? 7 गया, 287 गया। तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए इसको शेयरिंग के लिए, क्लोरीन को खाली एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज 287 कितनी ऑर्बिट दिखाई पड़ रही है कुशाग्र? 287 3 दिखाई पड़ रही है। तो अगर 3 ऑर्बिट है तो थर्ड पीरियड हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। तो क्लोरीन थर्ड पीरियड का है और नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है। तो सेकेंड पीरियड की वजह से इसकी साइज कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होगी यार, कम कैसे होगी? साइज कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, है ना। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं। अब इन्होंने कहा द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला बताइए पहले। CH4, मीथेन का फॉर्मूला CH4। अब देखिए जरा मीथेन के बारे में क्या करें। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन मीथेन आर एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस, रीजन क्या है? कार्बन अभी कितना बताया हम लोगों ने? 2.5।
और हाइड्रोजन को लर्न कर लीजिए 2.1 होता है, तो डिफरेंस है ही नहीं। तो अगर डिफरेंस नहीं है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो देखिएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम से एकदम इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। अगर डिफरेंस होता, अगर ये ज्यादा होता तो ये उठ करके यहां आ जाता, कार्बन की तरफ जाता, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनिटी ऑलमोस्ट सेम है तो दोनों एकदम बीच में रहेगा, इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये देखें, इट इज नथिंग, 0.4 इज नथिंग। डिफरेंस आता है कम से कम 1 से शुरू करिए डिफरेंस, तब कुछ बात बनेगी फिर, है कि नहीं। अच्छा, फिर कह रहे थे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन मीथेन आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कार्बन एंड हाइड्रोजन बिकॉज द टू हैव नियरली, देखिए क्या लैंग्वेज आ रही, नियरली इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आ गया ना। तो इंफेसिस कहां पे, नियरली इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 2.5 कार्बन, हाइड्रोजन कितना 2.1 है, तो ऑलमोस्ट सेम है। दीज कंपाउंड्स डू नॉट आयनाइज इन वाटर। अगर मीथेन को जैसे HCl को हमने पानी में डाला था तो क्या मिलेगा, H+ मिलेगा प्लस Cl- मिलेगा। लेकिन अगर मीथेन को पानी में डाल दें तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब आयंस नहीं मिलेंगे। और ऐसे कंपाउंड को बताइए जो कंपाउंड सॉल्वेंट में, पानी में आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कॉपी में कहीं लिख लीजिए, those compounds which get converted into ions, those compounds which get converted into ions in the solvent are called electrolytes. आयुष अपनी लैंग्वेज में बताइए इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, मैंने क्या कहा अभी। जो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्वेंट, ना पूरा सेंटेंस नहीं आया। जो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, हाँ नहीं, आयंस में। जो कंपाउंड आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उसको सॉल्वेंट में डाला जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमने ये कहा कि NaCl है, यहां देखिए सामने NaCl है, इसको पानी में डाल दें, तुरंत ये Na++ Cl- में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो कंपाउंड सॉल्वेंट में डिसोसिएट नहीं होते, आयन नहीं प्रोड्यूस करते, आयन प्रोड्यूस नहीं करते, दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उनको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी हम लोग को एक चैप्टर करना है इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसा कोई चैप्टर है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ चैप्टर। कंटेंट्स वाला चैप्टर पेज निकालिए, कंटेंट देखिए, बुक पलटिए, सामने पलटिए, जहां पे कंटेंट्स दिए हैं चैप्टर देखिए। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ चैप्टर, इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर नंबर कितना आएगा, 6 आएगा क्या, 6 है ना, हाँ चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रोलिसिस। वहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस केवल इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है। लिसिस का मतलब क्या होता है, लिसिस बायो टर्म आता ना, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, लिसिस का मतलब ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। कंपाउंड को जब, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी तो वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, उसी को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस, पूरे इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में ओनली विच कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट्स, ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आयन में कन्वर्ट ही नहीं होता है। जैसे हमने किया मीथेन, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकती है। हमने ये किया, ग्लूकोज ले लेते हैं, C6
H12O6, इसको अगर पानी में डाल दें तो रिमेंबर ये डिसॉल्व होता है, आयनाइज नहीं होता। ग्लूकोज पानी में डिसॉल्व तो हो जाता है लेकिन आयंस नहीं प्रोड्यूस करता। अगर आयंस नहीं प्रोड्यूस करेगा तो हमको बताइए इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा दें तो कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। जैसे अगर आपको याद हो कि कौन सी पानी कंडक्टिविटी शो करता है कि नहीं? वाटर नहीं करता। हाँ, बहुत अच्छा, यही सुनना चाह रहे थे। अगर ये प्योर वाटर है तो नहीं करेगा, ये तब करता है जब उसमें इम्प्योरिटीज रहती हैं। इसीलिए जब भी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाली जाती है, तब इलेक्ट्रोलिसिस होती है। अदरवाइज प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आना चाहिए आपको कि जैसे हमने मीथेन को पानी में डाला तो ये डिसोसिएट आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं। फिर कह रहे थे कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सेड टू बी पोलर when the shared pair of electrons are not at equal distance between the two atoms. This results in the development of fractional positive. इसी को हम लोगों ने क्या कहा था? डेल्टा पॉजिटिव कहा था, डेल्टा पॉजिटिव, इसी को फ्रैक्शनल कहा गया। This results in the development of fractional positive and negative charges on them. They ionize in water. तो अब कंक्लूजन देखिए क्या निकला, कौन सा कंपाउंड वाटर में आयोनाइज होगा बताइए? उल्टा हो गया, सेंटेंस उल्टा हो गया। पोलर कंपाउंड्स केवल पानी में डालने पे क्या होते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं। और कुछ जो नहीं आयोनाइज होते उनको क्या कहते हैं? नॉन पोलर। बहुत अच्छा, नॉन पोलर। कोई एग्जांपल एक बता दीजिए। बुक से नहीं, सामने लिखा है ये मीथेन। मीथेन, ठीक है, मीथेन अभी हम लोगों ने किया। दूसरा ये भी हमने बताया आपको, ग्लूकोज बताया, ग्लूकोज बताया। अच्छा, पोलर के हमको एग्जांपल बता दीजिए, पोलर के एग्जांपल बता दीजिए, पोलर के। वाटर के अलावा कोई बताइए, HCl के अलावा बताइए, अमोनिया के अलावा बताइए। हाँ, अरे यार हाइड्रोजन कहाँ से? हाँ, HF हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। और हाँ, फिर से आयुष बोलिए। हाइड्रोजन क्लोराइड भी सही है, HCl भी सही है, HF भी सही है। ठीक है, आपकी बुक में देखिए कितने कंपाउंड दिए हैं। फिर अगले स्टेप पे देखिए क्या करें। इन हाइड्रोजन क्लोराइड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द क्लोरीन एटम attracts the shared electron pair towards itself. यही तो बात अभी हम लोगों ने किया था कि HCl के अंदर ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता, अट्रैक्ट करता है, तभी ये रिजल्टिंग ये आता है डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं। इन हाइड्रोजन क्वाइट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द क्लोरीन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। नेगेटिव चार्ज शिफ्ट्स टुवर्ड्स क्लोरीन, ये चला गया इधर क्लोरीन की तरफ गया, टुवर्ड्स क्लोरीन, टुवर्ड्स क्लोरीन एटम, देयरबाय डेवलपिंग स्लाइट नेगेटिव चार्ज। स्लाइट नेगेटिव को कैसे लिखा गया? डेल्टा माइनस से। डेल्टा का मतलब पार्शियल, उसी को बुक में लिखा स्लाइट नेगेटिव चार्ज, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। द हाइड्रोजन एटम डेवलप्स अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और उसको कैसे लिखा? डेल्टा प्लस से लिखा गया। देयरफॉर अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दिस इज शोन बिलो। तो ये तो हो गया ना, HCl हम लोगों ने फॉर्म किया। उसके बाद देखिए तीन कंपाउंड, वाटर है, अमोनिया और HF, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? पोलर के एग्जाम्पल, पोलर के एग्जाम्पल। फिर जरा देखिए, खूब बढ़िया से सुनिएगा। द प्रोसेस बाय विच कोवैलेंट कंपाउंड्स आर कन्वर्टिंग टू आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। आगे जब हम लोग अभी आएंगे, दो वर्ड अच्छे से रटने हैं, आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन, ये रटने हैं आपको, आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। खूब ध्यान से सुनिए। जैसे हमने किया NaCl को, देखिए इसके अंदर ये तो आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस पहले से होते हैं,
इसको जब हमने पानी में डाला तो खाली ये अलग अलग टूट गए। और जैसे HCl है, HCl के अंदर आयंस होते नहीं हैं, जब इनको पानी में डालते हैं तो यह आयन प्रोड्यूस करता है। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, आयनिक कंपाउंड में आयंस पहले से होते हैं, जब उनको पानी में डालते हैं तो क्या होते हैं, वो ब्रेक हो जाता है। और जो ये कंपाउंड जैसे HCl है, इसमें आयंस होते नहीं हैं, ये आयंस प्रोड्यूस होते हैं जब पानी में डालते हैं। तो जब आयन प्रोड्यूस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन। ये सेंटेंस में आएगा, फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। यहां पे आयन पहले से थे, यहां पे आयन बने हैं, प्रोड्यूस हुए, इसको आयनाइजेशन कहा जाएगा। ठीक है कुशाग, जब हाँ फिर से बोलिए। दोनों को बोलते हैं बेटा, क्या इसको कैटायन कहते हैं, इसको एनायन कहते हैं, लेकिन दोनों को आयन कहा जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को आयन कहा जाता है। चाहे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए तो क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो माइनस चार्ज आएगा। लेकिन दोनों को क्या कहेंगे, दोनों को आयन कहा जाएगा, दोनों को। हाँ नाम अलग अलग है। इसको कैसे याद किया था, ये कट से याद किया था, कैटायन। और उसी का उल्टा एनायन। मतलब जैसे 9th वाले बच्चे कंफ्यूज रहता है कि सर कैटायन पे पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा होता है, तो भूल जाते हैं, तो उसी से मैं उसको याद देता हूं कि कट से याद रखिए। कट कैटायन में कट होता है ना, दूसरा उल्टा अपोजिट एनायन हो जाएगा। तो कुशाग दोनों को आयन कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि जिस कंपाउंड जब आयन पहले से होते हैं, अगर आयन पहले से नहीं है, आपने तुरंत प्रोड्यूस किए सोल्यूशन में, जिसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन। अब तो समझ आना चाहिए मेरे ख्याल से। और फिर आयन पहले से थे, आपने खाली क्या किया, अलग किया, जिसको क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन। आगे आएगा ये। तो ये भी क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। तो आप समझ में आना चाहिए, आयनाइजेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ आयंस। जब आयन प्रोड्यूस होती है उसको आयनाइजेशन कहा जाता है। और जब आयन सेपरेट होते हैं, पहले से थे खाली सेपरेट हुए, इट इज कॉल्ड डिसोसिएशन। हाँ और क्या, मतलब NaCl है, पानी में डाल दिया तो Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे कुशाग्र, हाँ बस बहुत अच्छा, डिसोसिएशन। को ध्यान से सुने, आपको याद हो जाएगा यार। केमिस्ट्री रटना थोड़ी ना होता है, लोग रटते हैं बैठ करके। अगर समझ के देखिए, मैंने कहा ना कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन, बस हो गया। मतलब थोड़ा थोड़ा रिलेट भी करिए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर देखिए क्या कह रहे हैं, नोट में क्या कह रहे हैं, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग अ बॉन्ड, द मोर इज द पोलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये तो बात बहुत पुरानी हो गई, कितनी बार तो हम लोग कर चुके कि जैसे जैसे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएंगे क्या होगा, बॉन्ड और पोलर होता जाएगा। ये बात तो कई बार हम लोग कर चुके पहले से। अच्छा फिर इसका सेकंड पॉइंट पे क्या करें, सिंस अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल, इट इज आल्सो कॉल्ड डाइपोल मॉलिक्यूल। डाइपोल मॉलिक्यूल। तो अब हम देखिए, इसको देखिएगा जरा, HCl को डाइपोल कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं। अमोनिया इज अ डाइपोल, वाटर इज अ डाइपोल। तो डाइपोल का मतलब क्या है, देखिए अब हम लोग ऐसे करेंगे। अभी 11th में अगर आप साइंस लेंगे तो वाटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल कैसे बनाते हैं, जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव एंड हो जाता है, इसको डाइपोल कहा जाता है। क्योंकि जब भी डिफरेंस बढ़ेगा तो डाइपोल डेवलप कर जाएगा। तो जितने भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हैं उनको हम डाइपोल भी कह सकते हैं, डाइपोल की तरह। डाइपोल का मतलब क्या, डाई मतलब टू, पोल मतलब पोल, दो पोल कौन कौन से, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसी को डाइपोल भी कहा जाता है। अच्छा फिर देखिए, अ मॉलिक्यूल दैट हैज बोथ स्लाइट पॉजिटिव एंड स्लाइट नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड अ डाइपोल मॉलिक्यूल, ये कहा। फिर आ जाते हैं कंडीशंस पे। देखिए कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
कोवैलेंट बॉन्ड। इसके पहले जो हम लोगों ने किया था कि कौन कौन सी कंडीशन जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करती हैं, तो 3 कंडीशन थी वहां पे। नहीं, वो तीनों कंडीशन रिकॉल करना है, ये 3rd पॉइंट था। पहला आयनाइजेशन पोटेंशियल था, हाँ लो, किसका किसका, मेटल का, मेटल का नहीं भाई, हाँ इलेक्ट्रॉन, मेटल की आईपी कम होनी चाहिए, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। और 3rd फैक्टर था कि नॉन मेटल मेटल दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। ये 3 फैक्टर थे। उतना ज्यादा, हाँ उतना ज्यादा स्ट्रांग है, या कह सकते हैं उतना ज्यादा पोलर बॉन्ड है ना। अच्छा, अब यहां पे देखिए जरा कोवैलेंट बॉन्ड को क्या क्या फेवर कर रहा है। इसमें 5 फैक्टर है। सबसे पहला कहा कि बोथ एटम शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। क्योंकि देखिए पहले भी हम लोगों ने कहा था जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा आउटरमोस्ट में, उसका कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटल की नॉन मेटल। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में होगा उतना ज्यादा कैरेक्टर बढ़ेगा मेटल की नॉन मेटल। नॉन मेटल, बहुत अच्छा। जैसे पीछे मत देखिए, आप पीछे, आप क्यों देख रहे हैं पीछे, आप यहां फोकस करिए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होंगे 1 2 3, ये क्या मेटल है, ये मेटल है, मेटल है। तो वही कहने जा रहे हैं कि बोथ द एटम शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, पहली कंडीशन। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे कि दोनों को नॉन मेटल होना चाहिए, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे। दूसरी कंडीशन, बोथ द एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अगर लो हो गया तो, अगर लो हो गया तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो जाएगी, और यहां पे लेने की भी होनी चाहिए, लेने की भी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या करें, बोथ द एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों हाई होनी चाहिए, बिकॉज बोथ आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। हाँ दोनों शेयर कर रहे हैं, है ना। अच्छा, बोथ द एटम शुड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ बहुत अच्छा। मेटल की आईपी कम होती है, तो यहां पे नॉन मेटल हमको फेवर करना था, इसलिए आईपी की वैल्यू हमने बढ़ा दिया, हाई आईपी की वैल्यू कर दिया। फिर अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं, एक मिनट बेटा, हेलो जी सर बोल रहे हैं। अभी सर हम क्लास ले रहे थे, आप बस 6:30 बजे हमारी क्लास छूट जाएगी सर। तो क्या करना है सर, तो आ जाइए ऑफिस में, आ जाइए सर। फिर आप पत्रिका के पास किसी से एयरटेल ऑफिस पूछ लीजिए सर। हाँ तो बस एयरटेल से सटी हुई जो गली अंदर आ रही है सर, इसी में जैसे आएंगे तो आगे बोर्ड आपको दिखाई पड़ जाएगा, संजय पांडे क्लासेस लिखा है सर। आ जाए, पत्रिका से एयरटेल है भैया, किधर से, हाँ तब ठीक है। तो उधर से आ करके आप राइट टर्न करेंगे, एकदम ठीक है सर। हाँ दाहिने तरफ टर्न करेंगे, चौराहे से पेट्रोल पंप से दाहिने टर्न करेंगे सर, जैसे ही, जी सर जी सर, ओके ओके। फिर देखिए 5वीं कंडीशन क्या कहते हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स शुड आइदर बी 0 और नेग्लिजिबल, 0 और नेग्लिजिबल, है ना। अगर जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ेगा तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर, पोलर कैरेक्टर बढ़ जाएगा, हाँ पोलर कैरेक्टर बढ़ जाएगा। फिर जरा पेज पलटिए और ये चार्ट देखिए कितना बढ़िया दिया है। इस चार्ट में देखिए क्या दिया है, बॉन्डिंग दिया है और उसका कैरेक्टर भी दिया हुआ है। जैसे हमने क्या किया, NaCl को लीजिए, अपनी बुक को देखिएगा, NaCl में बॉन्ड क्या लिखा है, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। और उसके बाद फिर MgCl2 को देखिए, आयनिक है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, 3rd पीरियड में लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं,
जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, ऐसे आगे चल रहे हैं, दाहिनी तरफ हम लोग चल रहे हैं और सबके क्या बनाए, सबके क्लोराइड बना दिए, सबके क्लोराइड बना दिए। तो आप ये बताइए हमको कि जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अच्छा, क्लोरीन ऑलरेडी नॉन मेटल होती है, क्लोरीन ऑलरेडी नॉन मेटल है, तो जब हम लोगों ने लेफ्ट से शुरू किया तो लेफ्ट पे तो सोडियम था, हाँ मेटल था, और ये क्लोरीन था नॉन मेटल, इसलिए बॉन्ड आयनिक हो गया। लेकिन जब एकदम किनारे उधर पहुंच जाएंगे, जैसे हम यहां पे पहुंच गए, सपोजिंग हम फास्फोरस पे पहुंच गए, फास्फोरस पे, तो फास्फोरस कंपाउंड जैसे नहीं, वो तो नीचे का था, हाँ नहीं फास्फोरस ठीक है, PCl5 पे पहुंच गए, मतलब इसी को एक एलिमेंट क्लोरीन ले रहे हैं और दूसरा लेफ्ट राइट ऐसे हम बढ़ते जा रहे हैं, सबके क्लोराइड बनाते जा रहे हैं, और उसका उसके कैरेक्टर को स्टडी किया। तो अब जरा देखिए, फास्फोरस इज अ मेटल की नॉन मेटल, नॉन मेटल, क्लोरीन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल कोवेलेंट हो गया, नॉन मेटल बॉन्ड कोवेलेंट हो जाएगा। तो अब आपको रटना नहीं है, देख के बता देंगे, अगर एक मेटल है एक नॉन मेटल है तो ये आयनिक, हाँ इलेक्ट्रोवेलेंट, बहुत अच्छा, इलेक्ट्रोवेलेंट, और इलेक्ट्रोवेलेंट बोले आयनिक बोले दोनों एक ही चीज है, और जैसे से आगे चलेंगे कोवेलेंट, बहुत अच्छा। तो आप देखिए जरा, NaCl बताइए आयनिक की कोवेलेंट, आयनिक हो गया, फिर MgCl2 आयनिक हो जाएगा, AlCl3 पार्शियली आयनिक हो गया। एल्युमिनियम के पास मेटल तो है, आपको याद है कि नहीं, Al2O3 के बारे में बताइए, Al2O3 के बारे में कुछ याद आता है? नहीं, पहले एक्सप्लेनेशन मत बताइए, पहले इसके बारे में बताइए कि क्या क्वेश्चन बन रहा था Al2O3 पे। देखिए आपको अभी आगे पॉइंट आएगा, हमको रटना ये है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये पहले बात हुई है कि नहीं, हुई है कि नहीं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये कॉपी में फिर से लिखिए ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल, कोई ऑक्साइड बता दीजिए, CaO, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत अच्छा। आप क्या बोलने जा रहे थे? हाँ अच्छा, ये अभी बोले थे, बहुत अच्छा। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे पता करेंगे प्रतिशत कि ये बेसिक है? हाँ ठीक है, इसको और एक्सपेरिमेंटली करके बताना है, तो इसको उठा के पानी में डाल दीजिए, जो होगा बता देगा क्या है। इसको जैसे पानी में डालते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। मतलब कोई भी ऑक्साइड, जैसे अब ये मेटल ऑक्साइड, एक तो आपने रट लिया कि बेसिक होता है, दूसरा हम एक्सपेरिमेंटली करके दिखा रहे हैं कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, क्या है। कोई भी ऑक्साइड है, क्या है, कैसे पता करें? पानी में डाल दीजिए। जैसे हमने क्या किया, CO2, कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, इसी का उल्टा करेंगे। चलो पैरा चेंज करिए, पहले ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, पैरा चेंज करिए कॉपी में, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर क्या हो जाएगा, एसिडिक के नेचर, उल्टा हो जाएगा, एसिडिक के नेचर, एसिडिक के नेचर। फिर सिंपलेस्ट एग्जांपल बता दीजिए, यही लिखिए एग्जांपल CO2, वहां एग्जांपल क्या लिखा था, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पे एग्जांपल हो गया CO2। अब हमारी बात यह है कि कैसे पता करें, कैसे बताएं कि ये एसिडिक है, कैसे प्रूव होगा। हाँ नीचे रिएक्शन लिखिए CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O,
CO2 plus H2O gives H2CO3। क्या कहते हैं इसको? H2CO3। ये क्या कहते हैं इसको? कार्बोनिक एसिड। इसी को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। यही कोल्ड ड्रिंक में रहता है जो आप पीते हैं। उस दिन बात किया था हम लोगों ने, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। बॉडी के ऑर्गन्स हमारे कब अच्छे से काम करते हैं? जब बॉडी एसिडिक हो कि अल्कलाइन? अल्कलाइन। ब्लड का पीएच कितना? बहुत अच्छा, 7.4। ये एसिडिक है कि बेसिक है? ये बेसिक है। बीच में 7 को कहा जाता है, बीच में 7 को कहा है। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से 14 ये क्या? बेसिक है, और 7 से नीचे जाएंगे तो ये एसिडिक है। जब भी आप कोई एसिड कंज्यूम करेंगे तो बॉडी हमारी एसिडिक हो जाएगी। और हमें क्या? हमें अल्कलाइन चीजें ज्यादा खानी चाहिए। ये जो हमारी अर्थ होती है और हमारी जो बॉडी होती है, दोनों तब अच्छे से काम करती है जब अल्कलाइन होती है। एसिड रेन होती है ना, एसिड रेन, तो हमारी अर्थ की जो फर्टिलिटी है वो कम गिरा देती है। फिर उसमें हम क्या करते हैं? उसको अल्कलाइन करने के लिए चूना डालते हैं उसमें। यही इसको डाला जाता है ना, उसको अल्कलाइन करने के लिए। तो बॉडी को सिंपल सा, हमको तो लगता है ये जिम्मेदारी स्कूल की होती है। जैसे छोटे बच्चे को पता रहता है कि नीचे से उठा के नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें बैक्टीरिया लगा है, नहीं खाते, कितना भी भूख लगी हो नहीं खाएंगे। उसने छोटे बच्चे को सिखा दिया जाए कि आपको अल्कलाइन खाना खाना चाहिए, अब वो बीमारी नहीं पड़ेगा बच्चा। ये स्कूल की जिम्मेदारी है भाई। आपकी एजुकेशन स्कूल से शुरू होती है ना, और उससे भी ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन आपकी कहाँ से शुरू होती है? घर से शुरू होती है। स्कूल से बाद में शुरू होती है, घर से शुरू होती है। अगर घर में ये रहे कि खाना खाने के पहले खाना डायरेक्ट नहीं खाना है, सलाद कितना? बहुत अच्छा, अपने वेट का कम से कम 5 टाइम्स, नॉट 5, कम से कम 5 टाइम, वो मिनिमम है। मैक्सिमम नो लिमिट। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे, उतना हेल्दी रहेंगे। ठीक है। रॉ फूड, इसी को रॉ फूड कहते हैं ना, कच्चा खाना। आप कुछ मत करिए, जितना भी अभी तक खा रहे थे कभी इसको नोटिस किया करिए कि दिन भर में कितना किलो खाना खा लेते हैं आप। कल इसको ऑब्जर्व करिएगा, अपने आप नोटिस करिएगा कि भाई रोटी मान लिया 100 ग्राम की हो गई, 100 ग्राम सब्जी, ऐसे अंदाज़ा लगाइएगा। ऐसे जब भी खाना खाइए तो अंदाज़ा लगाओ, लिख लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप। तो दिन में पता लगा कि आप दिन भर मान लिया 2 किलो खाते हैं। सपोजिंग आपने चावल ले लिया, 200 ग्राम चावल हो गया, 150 ग्राम दाल हो गई, ऐसे करके मान लिया दिन भर में 24 घंटे में 2 किलो खाते हैं। तो कल से क्या करिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। अब इसको हम 1 किलो करेंगे और 1 किलो रॉ करेंगे, 1 किलो कच्चा करेंगे, और उस 1 किलो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आधा फ्रूट्स होगा, आधा वेजिटेबल होगा। आधा फ्रूट्स होगा, आधा वेजिटेबल। वेजिटेबल कौन सा? कच्चा। सब्जी वाली बात नहीं कर रहे हैं, जो सब्जी रोटी खाते वाली नहीं, सलाद की बात कर रहे हैं। कच्ची सब्जी जो खा सकते हैं, ठीक है, उसी को 2 में डिवाइड कर दीजिए। तो आप अगर एक छोटा सा रूल ये बनाइए 50-50 वाला, 50% रॉ, 50% कुक्ड फूड, क्योंकि टेस्ट भी तो होना चाहिए। रॉ में मजा नहीं आता ना खाने में, ठीक है, टेस्ट होना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपकी 98% डिजीजेस खत्म हो जाएंगे। आपको डिजीजेस क्या करेंगी? प्रणाम सर प्रणाम करेंगे आपको, है ना, जा रहे हैं, बाय। और ये मैंने नहीं बताया, एक बुक है द चाइना स्टडी, 25 साल लगे इस किताब को लिखने में, उसी का ये डेटा मैंने आपको बताया। और इसी फॉर्मूले को फॉलो किया स्टीव जॉब्स ने। ये नाम सुना? कौन? आईफोन का
फाउंडर, इनको कैंसर हो गया था। इसी को फॉलो करके अपना कैंसर ठीक कर लिया रॉ फूड से। इसी को फॉलो करके कैंसर ठीक कर लिया, और उसका गलती से अपने मतलब पता नहीं वाइफ को या गर्लफ्रेंड को किसी को बताया उसने कि हमने ऐसा किया। तो अब अमेरिका थोड़ा पढ़ा लिखा, अरे ये क्या कर रहे हो, ये सब वो हो जाएगा फलाना ढमाका, ये सब तो कैंसर तुम्हारा फिर वो हो जाएगा। फिर से कैंसर हो गया उसको। वो कुक फूड पे आ गया अपना, क्योंकि वहाँ पे पैक्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, वो प्रोसेस फूड रखा रहता है, फ्रोजन फूड रहता है, ओवन में डाला, गर्म किया, खा लिया, है ना। तो फिर उसके बाद फिर से गड़बड़ हुआ, फिर डेथ हो गई उसकी। लेकिन इससे वो ख़त्म हो गया था, इससे ख़त्म हो गया। आपने हो सकता है उसका हम नाम नहीं याद आ रहा, बिल क्लिंटन है, मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो, उसने भी इसी को फॉलो किया था। उसकी 2-3 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है, और इसी से उसने ठीक कर लिया अपने डिजीज को। ये मैं नहीं कह रहा, ये चाइना स्टडी में, ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आप खाली इधर चाइना स्टडी इतना लिख दीजिए तो उसकी डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, किसने फॉलो किया वो मिल जाएगा। क्योंकि आज के डेट में तो इंटरनेट इतनी गजब की चीज़ है कि आप किसी को बहला फुसला नहीं सकते, गलत नहीं बता सकते। 5 मिनट दीजिए या आप उसको 1 घंटा दीजिए, 1 घंटे में सब वो कंफर्म करके बता देगा आपको कि आप क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। किसी की भी कहानी ढूंढनी है, उसकी जन्म पत्री निकालनी है, इंटरनेट दे दीजिए 5G, उसका देखिए सब निकाल के दे देगा आपको। और क्या है ना। तो ये बीइंग अ डाइटिशियन ऑल्सो, केमिस्ट्री टीचर तो हाई हैं हम, आई एम अ डाइटिशियन ऑल्सो एंड बीइंग अ योगा टीचर ऑल्सो, है ना। आई टेक योगा क्लासेज ऑल्सो, और हेल्थ हमको बहुत अच्छा लगता है। हमने बताया था करंटली आई एम डूइंग BSc ऑल्सो, BSc इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसकी पढ़ाई कर रहे हैं हम। तो वहाँ की इंफॉर्मेशन कि अगर आप अपनी डाइट को 50% रॉ कर लीजिए बस, तो क्या होगा, आपकी 98% डिजीजेस खत्म हो जाएंगे। यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ। तो फूड की हैबिट चेंज करिए। और क्यों? क्योंकि इससे बॉडी कैसी हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। और जब बॉडी अल्कलाइन होगी, कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं आएगा। भाई अभी क्या होता है, लॉजिक क्या है कि जब कोरोना आया था तो दिन भर हाथ साबुन से धोने को कह रहे थे, क्योंकि उसकी pH वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, अल्कलाइन होता है साबुन, सोप। तो यही काम यहाँ भी क्या है, रॉ फूड खाना शुरू करिए, कोई बैक्टीरिया वायरस आपको नहीं आएगा। जब पका हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं तब वो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर वापस आते हैं। जो चार्ट हम लोग को डिस्कस करना था, चार्ट में ये डिस्कस करना था कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट राइट जाने पे जो एलिमेंट के क्लोराइड हैं उनका करेक्टर कहाँ से कहाँ जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर एलिमेंट नहीं, अभी तो जब एसिड बेस होगा तो ऑक्साइड आएगा। अभी क्लोराइड की बात कर रहे थे, क्लोराइड। अभी तो क्लोराइड के हेल्प से हम लोग आयनिक और नॉन आयनिक करेक्टर बताएंगे, पोलर। हाँ बहुत अच्छा, आयनिक से कोवेलेंट जाएगा क्लोराइड। और दूसरे वाले कॉलम में देखिए ऑक्साइड बनाया, पहले क्लोराइड बनाया था, अब दूसरे कॉलम में ऑक्साइड बना रहे हैं। ऑक्साइड में देखिए सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड और फिर क्लोरीन ऑक्साइड। जब ऑक्साइड की बात करेंगे तो देखिए बेसिक होगा, नहीं यहां तो बेसिक करेक्टर इन्होंने नहीं दिया, यहां अभी भी आयनिक की ही बात खाली कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन अलग से हम देना चाह रहे थे कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। यहां पर आ जाइए, इसको क्या होना चाहिए, Al2O3 को होना चाहिए बेसिक, लेकिन ये एम्फोटेरिक होता है। ये वर्ड सुना कभी? ये कॉपी में लिखिए, कंपाउंड्स विच आर एसिडिक एंड बेसिक बोथ। लिखिए कॉपी में लिखिए इसको, कंपाउंड्स विच आर एसिडिक एंड बेसिक बोथ। कंपाउंड्स विच आर एसिडिक एंड बेसिक बोथ आर कॉल्ड एम्फोटेरिक।
AMPHO, AMPHO, TERIC आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। एग्जाम्पल यही कॉपी करिए, Al2O3, एग्जाम्पल इज Al2O3, Al2O3। और ये कैसे एम्फोटेरिक हो गया? क्योंकि एल्युमिनियम करीब करीब बीच में आ जाता है। जैसे एल्युमिनियम देखिए, सोडियम ग्रुप 1 में है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, और एल्युमिनियम किस ग्रुप में? ग्रुप 13 में है। तो 13 तो उधर पहुंच गया पी ब्लॉक में, ये बीच में आ गया। तो बीच का एलिमेंट मेटल तो है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है। जब मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और उसका ऑक्साइड, मतलब है तो नाम का मेटल, लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी थोड़ा सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पे आ रहा है एलिमेंट, तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो कैसा? एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक होगा। फिर से देखिए जरा, पहले क्लोरीन वाला फिर से स्टडी करते हैं। NaCl आयनिक हो गया, MgCl2 आयनिक है, AlCl3 कैसा? पार्शियली आयनिक हो गया। हाँ, बहुत अच्छा। AlCl3 में कोवलेंट बॉन्डिंग भी होती है। और मजेदार प्रश्न सुनिए, AlCl3 के अंदर तीनों तरह की बॉन्डिंग होती है। AlCl3 के अंदर, लेकिन अभी उतना डिटेल में हम लोग यहाँ 10 पे डिस्कस नहीं करेंगे। जब 11 12 में आते हैं तब इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। लेकिन नई इंफॉर्मेशन ये है कि इसके अंदर तीनों कैरेक्टर आता है। तीनों कैरेक्टर, जब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा तो आयनिक कैरेक्टर है, सॉलिड स्टेट में तो आयनिक कैरेक्टर, और जब ये लिक्विड स्टेट में जाता है या वेपर स्टेट में जाता है तो ये डाइमराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइमराइज। डाइमराइज क्या होता है? जब किसी कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं उसको डाइमर कहते हैं। डाइमर, दोनों मर गए इसलिए पॉलीमर नाम सुना होगा आपने, पॉलीमर। तो जब दो मॉलिक्यूल है तो उसको डाइमर कहते हैं, तीन होते तो ट्राइमर कहते हैं, टेट्रामर, पेंटामर, सबको मिला के पॉलीमर। पॉली मतलब मेनी, तो डाइमर समझ में आएगा, मतलब दो मॉलिक्यूल। तो मैंने क्या कहा कि AlCl3 तब होता है जब ये सॉलिड होता है, और जैसे ही इसको लिक्विड में डालते हैं या वेपर स्टेट में जाता है तो Al2Cl6 हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है? अब इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आता है, तो लिक्विड या वेपर स्टेट में कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो अब पार्शियली आयनिक का मतलब क्या हो गया कि कोवलेंट भी आएगा उसमें। फिर आगे चले, SiCl4 क्या हुआ और क्यों? कोवलेंट हो गया, पहले आयनिक था, आयनिक से पार्शियल आयनिक हुआ, कम हो रहा है ना, फिर आगे आए तो कोवलेंट। अब कोवलेंट क्या होगा? आगे चल के बढ़ेगा, अब कोवलेंट बढ़ेगा। फिर आगे बढ़े तो PCl3 PCl5 पे आ गए, फिर ये कोवलेंट हो गया, और H2Cl2 इज ऑल्सो अ कोवलेंट। फिर ऑक्साइड को देखे जरा, सोडियम ऑक्साइड बताइए क्या और क्यों? आयनिक होगा, मेटल है, क्योंकि मेटल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी आयनिक है। Al2O3 ये पार्शियल क्यों नहीं हुआ? ये भी आयनिक हो रहा है। बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। वो AlCl3 था, ये Al2O3 आया, मतलब Cl हटा करके मैंने ऑक्सीजन लगाया। जब ऑक्सीजन मैंने लगाया तो अब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी कि घटी? घट गई। तो जब घट गई तो कौन सा कैरेक्टर आया? कोवलेंट कैरेक्टर आया। जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती तो आयनिक कैरेक्टर डेवलप होता है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया कि AlCl3 कैसा है? पार्शियल आयनिक है, और Al2O3 कैसा है? ना देखिए आयनिक है। Al2O3 आयनिक हो रहा है, ठीक है। और फिर आगे चल के देखें, SiO2 कैसा हो गया? कोवलेंट। क्यों? क्योंकि दोनों नॉन मेटल आ गए।
कौन सा? हाँ देखिए, सिलिकॉन को मेटल भी कहते हैं, मेटलॉइड भी कहते हैं। मेटलॉइड जानते कहाँ पर आना चाहिए? मेटलॉइड एग्जैक्टली ऐसे तो जब बुक में देखिए, इन सारे एलिमेंट्स को मेटलॉइड कहा गया, इसके ऊपर जो आ रहे हैं, और कायदे से ये मेटलॉइड होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग मेटलॉइड। मेटलॉइड किसको कहेंगे? जिसका मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो दोनों की प्रॉपर्टी तब आएगी जब कहीं वो बीच में एग्जिस्ट करे। बीच का मतलब क्या है? पहली बात तो ये है कि पी ब्लॉक पे होना चाहिए, ये तो कंफर्म है मेटलॉइड को, क्योंकि लेफ्ट में यहाँ पे हाँ सारे मेटल हैं यहाँ पे, तो नॉन मेटलिक तो पी ब्लॉक में जाएगा। लेकिन पी ब्लॉक में भी अगर हम यहाँ बात करें तो ऊपर तो नॉन मेटल है, यहाँ की बात करें तो ये मेटल है। तो अब ये जो एलिमेंट, अभी रुक जाइए, सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो इसको क्या कहेंगे? मेटलॉइड? नहीं, सेकेंड पीरियड में आता है सिलिकॉन, नहीं सिलिकॉन थर्ड पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में। तब भी हम ये कह रहे हैं, सपोजिंग चलिए यहाँ पर आ गया, मान लिया ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की वजह से सिलिकॉन आता है। तो अगर सिलिकॉन यहां पर भी है तो कितना फर्क हो जाएगा? मतलब अभी नॉन मेटल था, स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, तुरंत मेटलॉइड और नीचे आकर के यहां पर आता है। जर्मेनियम है ना, हाँ बोरॉन नहीं, बोरॉन भी नहीं, बोरॉन तो ये है। मतलब थ्योरेटिकली बोरॉन को मेटलॉइड कहा जाता है, लेकिन हमसे कहा जाए तो हम नहीं कहेंगे, मेटलॉइड कहीं यहां पर होना चाहिए। हाँ आप बोल रहे हैं तो हम कंप्रोमाइज करें कि एनसीईआरटी में भी लिखा है, इसलिए कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन अंदर से वो नहीं आता है, मेटलॉइड तो कहीं बीच में आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर P2O5 कोवेलेंट हो गया। अब तो जैसे जैसे राइट चलेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा फिर देखिए नोट में क्या कह रहे हैं, नोट में इन्होंने कहा कि एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में, as we move across a period the electrovalent character of chloride oxide etc decreases। ये ठीक है, क्यों, क्या बढ़ता है? हाँ नॉन मेटली बढ़ता है और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ क्लोराइड ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड शोन बिलो। ये बिलो है, अब कहना चाहिए इनको अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो सारा जो चार्ट बनाया इन्होंने उसी का एग्जाम्पल था, ठीक है। अच्छा चलिए इतना ही करते हैं, इतना करके खत्म करते हैं।